हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन पर। मैं इसको चैप्टर को स्प्लिट करने वाला हूँ एक 3 पार्ट में एटलीस्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिर्फ फोर्स पर काम करने वाले हैं। क्योंकि क्या होगा ना, चैप्टर तो छोटा ही है, वन शॉट में हो भी जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जस्टिफाइड ना हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फोर्स पर आपकी मास्टरी होनी ज़रूरी है। उसके बाद में अगर बात करें तो फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ऑन द सरफेस, एट हाइट, एट डेप्थ, इस पर अलग से सवाल बनते हैं। और लास्ट में जो है क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट कवर किया जाए, घाई गड़बड़ में ऐसा ना हो जाए कि कोई पॉइंट मिस हो जाए। तो चलिए, टारगेट तो हमारा बहुत क्लियर है कि हमको इस बार की एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्रैक करनी ही करनी है। शुरुआत यहाँ से करते हैं। बहुत ही छोटा सा पॉइंट होता है जो शायद हर बच्चे को समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से दिमाग लगाकर सॉल्व करने हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर। तो भैया चलो देखिए न्यूटन ने क्या काम किया है। तो न्यूटन ने छुट्टियों के दिनों में जो एक सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, उस पर एक लॉ जो है वो तैयार कर दिया। एंड दैट लॉ इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, every particle of the matter in the universe attract every other particle with the force that is directly proportional to product of masses of the particle and inversely proportional to square of distance between them। तो मैं यहाँ पर देख लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है वो समझ लीजिए। यहाँ पर एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर बताया गया है। तो यूजुअली हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होगा कि लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज़ वेरी लार्ज एंड कंपैरेटिवली द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल। तो लाइक अर्थ और सन के बीच में अर्थ विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, सन विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। अर्थ और मून के बीच में मून विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ पार्टिकल, अर्थ विल बी ट्रीटेड एज इफ अ पार्टिकल। फिर हम लोग फील्ड में जब जाएंगे तो और अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करने वाले। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑब्जेक्ट का भले ही मैं मास कुछ ना कुछ दिखा रहा हूँ, बट इन एक्चुअल दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है, मान लीजिए सेंटर टू सेंटर, ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज फॉर एग्जांपल r। इस ऑब्जेक्ट का मास है m एज इफ इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, और इस ऑब्जेक्ट का मास में स्मॉल m ले लेता हूँ। तो न्यूटन भाई साहब ने जो बात की है हमारे सामने वो ये की है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है मतलब ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो खींचातानी यहाँ पर बच्चों शुरू है। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और इनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स कितना है? तो चलिए, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? तो इस पर मान लीजिए फोर्स F है। तो दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इस पर भी फोर्स उतना ही बनने वाला है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है सदा अमर रहे इनकी जोड़ी। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है यहाँ पर दोनों के दोनों काम कर ही रहे हैं, राइट। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं वेक्टर फॉर्मेट में फ़िलहाल नहीं घुसने वाला हूँ, मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 2 फोर्सेस है ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई साहब, इनके प्रोडक्ट का मास का प्रोडक्ट। ठीक है, इनके मास का प्रोडक्ट कर दीजिएगा। और सेकंड चीज़ जो होगी, इनके बीच का डिस्टेंस जो मुझे r दिख रहा है तो उसका स्क्वायर करवा दीजिए। अच्छा, मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है, आपने प्रोपोर्शनैलिटी तो दे दिया है। तो अभी प्रोपोर्शनैलिटी अगर दे ही दिया है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी भाई साहब दे ही दो, जो कि कैवेंडिश साइंटिस्ट ने बताया g। तो ठीक है, फिलहाल तो g ही है, m इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बधाई हो, आपके सामने एक फार्मूला आ गया है। एक फार्मूला आ गया मतलब कई सारे सवाल बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो अभी इस पर सवाल तो बनाने हैं। ये एक छोटा सा फार्मूला है, दिखने में छोटा सा है, काम बहुत बड़े बड़े करने वाला है। तो इसमें जो जी होने वाला है, जी भाई साहब, जी के बारे में बात करते हैं। तो जी जो है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स में ये कहीं पर भी जाओ तो इसका नंबर बदलने वाला नहीं है, ऐसा जो क्लेम है ये क्लेम किया है न्यूटन भाई साहब ने। तो इसकी वैल्यू कितनी है, और ये वैल्यू किसने फाइंड आउट की? तो न्यूटन ने फाइंड आउट नहीं की, कैवेंडिश करके साइंटिस्ट था। ये कहीं पर भी आपको एक्सपेरिमेंट मिल सकता है, एक बार देख लीजिएगा,
है ना, मज़ा आ जाएगा। देख लीजिएगा किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर देने वाला हूँ 6.67 10⁻⁻11। चलो बच्चों फास्ट में अभी इसका यूनिट बनाना शुरू कर देते हैं। तो यूनिट कितना आएगा, तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर दूँ, इसका थोड़ा सा मतलब इसकी सजावट थोड़ी सी बदल दूँ, तो ऐसा दिखेगा F/r² डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये फोर्स तो न्यूटन है, ये तो r मतलब डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करवा दिया, और ये m मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास है। चलिए तो न्यूटन आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय मास इंटू मास मतलब किलोग्राम का स्क्वायर आ गया। तो फोर्स पर तो ऑलरेडी न्यूटन ने काम कर ही दिया था, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन ही है। चलो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है कि न्यूटन ही काम कर रहा है और उसका यूनिट भी वहाँ पर आ गया, है ना। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दूसरी चीज़ जो है वो होती है डायमेंशन पे, तो थोड़ा ध्यान दे दो। अगर कोई आपको पूछ ले कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशन बता दो, तो बता देना, बेझिझक बता देना। कैसे बताना, तो देखिए यहाँ पर बच्चों न्यूटन है, तो न्यूटन का डायमेंशन आपको लर्न होगा m1 L1 T-2, ठीक है। फिर आ गया कौन, फिर आ गया मीटर का स्क्वायर, तो मीटर तो लेंथ का यूनिट हो, तो चलो L2 दे दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर मतलब m2 दे देता हूँ। फिर इसको रीअरेंज कर दो फास्ट लास्ट में, तो देखिए ये m2 ऊपर गया तो m-2 हो जाएगा, 1 के साथ एडिशन करा के फिर m-1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तो इतना कर सकते हो यार, ठीक है। L3 आ जाएगा और T-2 आ जाएगा। चलो डायमेंशन भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तैयार हो चुका है। तो आप बोलोगे बहुत ही आसान तो चल रहा है, और जितना आसान होता है तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ भी आगे चलकर हो ही जाती है, तो हमको इनके सवालों पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ जो है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से मैं फॉलो करा के ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि लाइक टू स्पीयर्स ऑफ सेम मास एंड रेडियस, सेम मास नहीं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करा देता हूँ, मैं क्वेश्चन मुझे लिख के देना था यहाँ पर, ठीक है। टू स्पीयर्स ऑफ सेम मटेरियल, जो क्वेश्चन है, टू स्पीयर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ईच ऑफ रेडियस आर kept in contact, show that force between them is directly proportional to r⁴। क्वेश्चन को समझ लो, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से मैं लिया है एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लो। इन्होंने बताया टू स्पीयर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो इन्फॉर्मेशन मटेरियल की बताई गई है। ईच ऑफ रेडियस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, शो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे ही मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को जो है मॉडिफाई करा दूंगा, मॉडिफाई इन द सेंस उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए ये स्पीयर है, और इसकी ही क्लोन कॉपी करवा देते हैं यहाँ पर, तो हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा इतने में तो कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये ला दिया। तो इन दोनों को देख लो आप, इनके बीच का अगर बात करें तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये r है, यहाँ तक भी r है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2r। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r दिया गया था, तो मैं इसको भी मॉडिफाई करा देता हूँ, ठीक है। स्मॉल r को मॉडिफाई करा देता हूँ और बोलता हूँ कि भैया चलो ठीक है r है, तो यहाँ पर r⁴ लिखना है, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक जो सेंट्रल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो उसको समझ लो ज़रा, क्या है सेम मटेरियल, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का फॉर्मूला है G m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ r, इसका स्क्वायर होना चाहिए था, राइट। तो यह आ गया G × m² डिवाइडेड बाय 4r²। पर देखिए क्या होगा, इसमें तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मुझे दिख रहा है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² दिख रहा है, लेकिन क्या करना है देख लो, सेम मटेरियल की वजह से आपको पता है डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो मास का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
राइट। तो फोर्स का फार्मूला आ गया जी डिवाइडेड बाय 4r² और मास की जगह पर मैं लिख देता हूँ डेंसिटी इनटू दैट वॉल्यूम, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी डिवाइडेड बाय 4r² मल्टीप्लाई बाय रो, और वॉल्यूम रो का स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम का स्क्वायर कितना, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और आर का क्यूब, राइट, और इसका स्क्वायर कर दिया। तो अभी मैं फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी पर ही जाऊँगा क्योंकि जी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/r² आ जाएगा और आपको भली भांति दिख रहा है कि r³ का भी स्क्वायर हो चुका है, तो ये आ गया r⁻6। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर कितना आ गया यार, फोर्स प्रोपोर्शनल टू r⁻4 आ गया। तो चलो ये तो मैंने करा दिया है, ये आपको रेफरेंस बुक एक बार देख लेना है। एक कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा सा ऐसा आ जाता है कि आप बोलोगे कि सर स्पीयर है, सेम मटेरियल है और रेडियस भी इनका आर है, तो मास भी तो सेम ही होना चाहिए। मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ, लेकिन ये रेफरेंस बुक में दिया है इस तरीके से मैंने करवा दिया, ठीक है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सेम मटेरियल अगर बात किया जाए तो ऑफिशियली अगर बात किया जाए तो यस, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ही मुझे आंसर को रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मॉडिफाई करवा दिया और उसके बाद में जो प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए था वो मैं प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पर दिखा दिया है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी कुछ करवाने हैं हम के, जो हमें जो PYQ से मैं कनेक्ट करवा के लेने वाला हूँ। चलिए, इसमें थोड़ा सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा नॉलेज आपको लगने वाला है, इस क्वेश्चन से मैं कवर करवा के लेता हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है, तो इन्फॉर्मेशन है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, तो इन्होंने ईच ऑफ मास m दिया है, गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो उसमें बच्चों दो चीज़ें हो रही है, एक चीज़ तो हो रही है सर्कल से रिलेटेड और दूसरा आ गया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो मैं सीधी सी भाषा में अगर बात करूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि मान लीजिए ये जो दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल ये एक दूसरे के अपोजिट, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये सर्कुलर मोशन, पार्टिकल जो हो रहे हैं दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव हो रहे हैं। तो अभी क्या होता है ना, पार्टिकल सर्कल क्यों करता है, या पार्टिकल अगर सर्कल करता है तो इस पर डेफिनेटली अगर सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो इसकी अगर मान लीजिए इसकी स्पीड टेंजेंशियल लीनियर स्पीड v है, लीनियर स्पीड ही बोलूँगा मैं यहाँ पर, और वेलोसिटी वेक्टर है तो कुछ इस तरीके से दिखा दिया मैंने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास जो फॉर्मूले है सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो एक होता है mv²/r या फिर mr⍵² या फिर mv⍵, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, कौन सा चूज़ किया जाए, तो मुझे तो यहाँ पर भली भांति दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि पार्टिकल ये मास m दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और ए सेंट्रीपिटल है। तो और क्वेश्चन पूछा गया एंगुलर स्पीड, मतलब जिसमें ओमेगा हो तो इसमें ओमेगा दिखता है, इसमें ओमेगा दिखता है, लेकिन v नहीं दिखता है। इन्होंने रेडियस को बता दिया है, रेडियस को कितना बताया है, a बता दिया। तो मैं अभी दूसरा सोचना शुरू कर दूंगा कि ये ठीक चल रहा है कि सेंट्रीपिटल है, बट हु हैज़ प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, नेशन वांट्स टू नो दिस, राइट। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल, उसके बारे में थोड़ा समझ लो। क्या समझना है, तो मुझे एक चीज़ जो पता चल रही है कि ये जो मास है, ये जो मास है, इनके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो दो मास के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो ट्वाइस ऑफ r होना चाहिए। अच्छा, हम लोग इनके नोटेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ट्वाइस a की जगह पर इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 2a और ये डिस्टेंस ये होना चाहिए रेडियस a। तो मैं ये देखूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आ जाएगा g m डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ a, राइट है। क्योंकि इन्होंने बोला है सर्कल ऑफ रेडियस a, तो अगर सर्कल ऑफ रेडियस a है तो डेफिनेटली a और a ये 2a हो जाएगा। तो 2a इनका स्क्वायर करवा दिया मैंने, राइट। तो ये अगर है तो g m² डिवाइडेड बाय 4a² आना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अलोंग द लाइन होता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उस पर होता है। नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, दिस इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो
दैट एफ जी इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कितना होना चाहिए देखो, तो जी एम स्क्वायर बाय 4a², दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी मैं सिर्फ एक का ही स्टडी करूंगा, मैं इसका स्टडी करूंगा कि भाई ये सर्कल में क्यों मूव हो रहा है। तो इसको ग्रेविटी जो है इस तरीके से काम कर रही थी, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या आएगा, तो यह आएगा उस ऑब्जेक्ट का मास, उसका रेडियस। तो रेडियस देख लीजिए, ये पार्टिकल जब सर्कल कर रहा है तो इसका रेडियस ए है, तो फॉर्मूला आ जाएगा एम, आर की जगह पर ए और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो कैंसलेशन वाइज दिखेगा तो एक एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर एक एम को कैंसिल करवा देता हूँ, तो जी एम डिवाइडेड बाय 4a³ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट में जी एम, है ना, डिवाइडेड बाय a³। और ये जो 4 दिख रहा था इसका 2 बाहर आना चाहिए, या फिर ज़रूरत नहीं है तो अंदर ही रख दो। तो जी एम बाई 4a³, तो जी एम बाई 4a³ दिख रहा है क्या, जी एम बाई 4a³। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इसका आंसर ढूंढ लेते हैं एक बार। 1 का डी है, 1 का डी आंसर है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पर जब जाते हैं तो उसको भी वापस से वही चीज़ को समझते हैं। मैं इस दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर करवा के लेता हूँ। चलिए क्या बताया है इन्होंने, क्या पूछा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो a की जगह पर r दे दिया, अंडर एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो वही ऊपर का ही क्वेश्चन हो रहा है जिसमें g m इंटू एम डिवाइडेड बाय अभी ट्वाइस ऑफ a की जगह पर r, इसका स्क्वायर। क्योंकि देखिए ना, 2 पार्टिकल जो है इनके बीच का डिस्टेंस ट्वाइस ए की जगह पर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ आर आ गया। दिस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल के मेरे पास 3 फार्मूले थे, और इन्होंने जो पूछा है द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल पूछा है, तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा इसका, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। फिर वापस से एक एम कैंसिल हो गया, तो वी देखिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू दैट आर डिवाइडेड बाय, है ना, ये 4r² एज इट इज़ लेता हूँ मैं। तो v इज इक्वल टू, क्योंकि एक r इसके साथ कैंसिल हो गया, तो जी एम डिवाइडेड बाय 4r, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जिस हिसाब से ज़रूरत उनको लग रही है, आंसर जिनको जैसा एक्सपेक्टेड होगा उस हिसाब से बात करें, तो जी एम बाई 4a आ चुका है, ऑप्शन बी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हाँ भाई बी ही है, बी ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो भैया आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोग करके देख लीजिए, क्योंकि एंगुलर स्पीड पूछा गया है। एंगुलर स्पीड जो कि यहाँ पर भी एंगुलर स्पीड थी, यहाँ पर मास m था, यहाँ पर मास 1 किलोग्राम है। तो एक बार गो थ्रू कर लो। 7 का आंसर क्या आना चाहिए, 7 का आंसर सी आना चाहिए, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4 जिस रेफरेंस बुक से निकाला होगा उसके हिसाब से 4 हमारे लिए आगे का क्वेश्चन है, वैसे भी 4 ही दिख रहा है। तो क्या हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल masses placed at a certain distance from each other attract each other with a force F. If 1/3 mass of one object is transferred to another object, then new force will be। चलो ठीक है, तो उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास मान लीजिए ये है m और यहाँ पर है वापस से m, इनके बीच का डिस्टेंस था r। तो फोर्स है जी m इंटू एम, मतलब m² डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो ये था। अभी किया क्या, टेक्निकली किया क्या, तो इस मास में से इसका 1/3 निकाल दिया और ट्रांसफ़र कर दिया इस पर, मतलब इसमें 1/3 मास ऐड करा दिया। तो हुआ क्या, ये मास अभी मुझे देखेगा m माइनस एम बाई 3, मतलब 2/3m, ये बचा हुआ है 2/3m, और ये जो दूसरा दिख रहा है ये हो जाएगा 4/3m। तो इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस उतना ही बन रहा है। तो देखिए f डैश इज इक्वल टू g, तो एक मास है 2/3m और दूसरा बन गया 4/3m, राइट। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो स्क्वायर उतना ही बन रहा था, तो f डैश इक्वल टू ये 8 डिवाइडेड बाय 9, बाकी तो जी m इंटू एम, तो उनका स्क्वायर। तो करना क्या है, इसकी जगह पर
है ना, इसकी जगह पर आपको ये लिख देना है। तो 8/9 टाइम्स एफ आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू, तो सी आंसर आना चाहिए ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। यस, सी ही आंसर है, करेक्ट मिल चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, ये लास्ट ईयर में भी आ चुका है। हाँ, लास्ट ईयर में या इसके पहले 2 साल, दो बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इतना पता भी है। 2021 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बताया गया है कि 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m move along the circle of radius are under action of their mutual gravitational attraction, the speed of each particle। क्या करना है, थोड़ा ध्यान देकर इसको देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। तो मैं थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस भी इनको करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हो गए, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर पर ही होना चाहिए, सिमेट्री मेंटेन करना चाहिए। ये तो इनको भी समझ रहा है। कौन बनाता है यार ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो ईच ऑफ मास कैपिटल है, हर एक का मास कैपिटल है। तो अभी स्टडी करना है तो आपको क्या करना है, किसी एक को ही उठाना है, किसी एक को ही उठाना है, किसी एक को ही उठाना है। तो चलो मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता है, या फिर थोड़ा सा इसको, ये अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। तो चलो इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि इसको ना, इनको नाम भी दे देते ना, सबके कैपिटल है में, तो मतलब ये अपोजिट वाला, तो ये इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। ये सी है और ये डी है, नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स ऑन ए जो अगर मुझे दिख रहा है, तो फोर्स ऑन ए कितना दिख रहा है, तो ए और बी के बीच का फोर्स, ए और बी के बीच का फोर्स प्लस, अभी क्या होगा समझ लो, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों के बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो इसको, अगर ये आर है, ये आर है, तो भाई ये √2r होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि ये जो 45 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। सेम वे अगर ये भी r है तो ये भी √2r होना चाहिए। तो मैं किसी एक पर काम करना शुरू कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो थोड़ा कलर भी बदला देते हैं तो ताकि थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। तो हो क्या रहा है, सी ए को खींच रहा है ऊपर, ठीक है। ये फोर्स मान लीजिए एफ है, तो इसको मैं रिजॉल्व करवा देता हूँ 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करा देता हूँ। क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो मेरा इंटरेस्ट उसी फोर्स पर ज़्यादा है जो सेंटर में से पास हो रहा है। तो बच्चों ये आ गया एफ साइन 45, है ना, और ये आ गया एफ कॉस 45 जो कि सेंटर में से पास हो रहा है। उसी तरीके से अगर बात करें, चलिए, तो यहाँ पर देखिए डी भी खींच रहा है ए को, ये भी फोर्स सेम ही होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ऊपर जो फोर्स एफ मिला तो उसी हिसाब से इसको भी रिजॉल्व कर दो 2 कंपोनेंट्स में। ये बच्चों आ गया एफ साइन 45 और ये 45 है तो ये भी एफ कॉस 45। तो मुझे जो देखिए ना, इसने इसको कैंसिल करा दिया, और मुझे एक चीज़ दिख रही है अभी, इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, जिसको मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ एफ। तो इन दोनों के बीच का फोर्स एफ, फिर एफ कॉस 45, फिर एफ कॉस 45। तो करना क्या है, फोर्स बिटवीन ए बी। अभी इसको इतना भी नहीं लिखना है, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं फोर्स ऑन ए, कितना फोर्स है। तो मुझे दिख रहा है एफ, हाँ, तो एफ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, एफ डैश इस्तेमाल कर लूँगा इसको। तो एफ डैश बिटवीन दीज 2 मासेस, ठीक है, प्लस एफ कॉस 45, एफ कॉस 45, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एफ कॉस 45, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा, एफ कितना है, एफ डैश कितना आने वाला है, तो जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ आर है,
ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर मतलब 4r² प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये अभी f कितना होगा, तो इस f के बारे में अगर बात करें तो g m इंटू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो g m इंटू एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर और वापस से cos 45 आ गया। तो फाइनली जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r² प्लस 2gm² डिवाइडेड बाय दिस 2r² मल्टीप्लाई बाय cos 45 1/√2। तो 2 तो कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है करके, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो gm² बाय अगर 4r² में कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर बच जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं था तो 4 दे देता हूँ 4/√2, जो कि कैलकुलेशन के बाद मुझे दिख रहा है कि gm² बाय 4r² बनने वाला है यहाँ पर 1 प्लस ये बन जाएगा 2√2। ठीक है, 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके हिसाब से मैथमेटिक्स कर दो। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सर्कल, ये मतलब देखिए अभी क्या होगा, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इसका लीनियर स्पीड यहाँ पर v है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन चल ही रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये प्लैनेट जो है, ये सर्कुलर मोशन करने वाला है, तो इस पर इसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स बन गया वो अलॉन्ग द सेंटर बन गया, जो कि यहाँ पर मुझे मिल रहा है, इतना रिजल्टेंट फोर्स थ्रू सेंटर हो जाएगा। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं लिख दूंगा दिस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv² डिवाइडेड बाय r। चलिए सीधे सीधे हिसाब लग जाएगा, यहाँ पर m और एक m कैंसिल हो गया, एक r के साथ में कैंसिल हो गया, तो v² की वैल्यू मुझे मिल गई है gm डिवाइडेड बाय 4r 1 प्लस 2√2, और फिर v इज इक्वल टू अगर बात करें तो ये 1/2 रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r 1 प्लस 2√2। ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्लियरली, तो क्वेश्चन नंबर 5 यस ए ही आंसर है, इसका आंसर जो है ए ही बन रहा है, राइट। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, आगे जाते हैं बच्चों। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके भी बन रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया देख लो, टू स्टार्स ऑफ इक्वल मासेस m and twice m at distance d है, and these rotate about their common center of mass in a free space। ठीक है, कॉमन सेंटर ऑफ मास इन अ फ्री स्पेस, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा नॉलेज इसमें लगने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसा समझ के चलो बच्चों कि जो मास m है और ये मास ट्वाइस m है, तो इनका सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेवी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हेवी जिस साइड में होगा उस साइड में आपको जाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो d है ना, जो इन्होंने बताया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो d है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल m से x डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है, तो बचा हुआ जो होगा d माइनस एक्स होगा। और सेंटर ऑफ मास की लॉजिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर बात करें तो m इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू दैट ट्वाइस m इंटू डी माइनस एक्स, ये छोटा सा फार्मूला होता है। m कैंसिल करवा दो तो x इज इक्वल टू 2d माइनस 2x मिल जाएगा, दैट इज 3x इज इक्वल टू 2d आ गया, तो x का मीनिंग आ गया 2d/3। ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। अभी मैं कैसे सोचना शुरू कर दूंगा वो समझ लो, मैं ऐसे समझूंगा क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो ट्वाइस m है ये d माइनस एक्स, इसका जो ये रेडियस, ये d माइनस एक्स रेडियस की तरह काम करेगा और ट्वाइस m सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन उसी समय में क्या होने वाला है, क्योंकि इनको ग्रेविटी भी मेंटेन करना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट पास थ्रू द सेंटर। अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों लाइन पे ही बने रहे और द फोर्स बिटवीन देम शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये ट्वाइस m यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो उतने ही समय में ये स्मॉल m यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसको आना ही पड़ेगा,
तभी जाकर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंटर में से पास होगा, सेंटर ऑफ मास में से पास होगा और ये सर्कुलर मोशन कर पाएगी। इसका सीधा सा मतलब तो ये बन गया है कि ट्वाइस एम का जो टाइम पीरियड है वही स्मॉल एम का भी टाइम पीरियड है। तो मेरे लिए सिंपलेस्ट मुझे लग रहा है कि ये एक्स के हिसाब से बात करूँ तो मैं बात करूँगा इस पर कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इसका लीनियर वेलोसिटी भी मान के चलते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा, ओमेगा, राइट। तो क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जी एम मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, और मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ इसका कि ये सर्कल में क्यों मूव हो रहा है। तो सर्कल में मूव तो हो रहा है लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है एक्स, तो इसका जो रेडियस होगा वो एक्स की तरह काम करने वाला है। तो फिर बात आ गई है एम ओमेगा स्क्वायर और आर की जगह पर आ गया एक्स। एक एम को कैंसिल करवा दो तो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा जी इंटू ट्वाइस एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो x की वैल्यू वापस यहाँ से रख दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और x की जगह पर 2d डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ऊपर आ गया, 2 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए जी एम डिवाइडेड बाय डी क्यूब आ गया और उसको मल्टीप्लाई बाय ऊपर 3। हमें टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा इज ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो ओमेगा का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस जी एम डिवाइडेड बाय डी क्यूब है, ठीक है। तो टाइम का स्क्वायर लास्ट में, चलिए यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर को भाई ये साइड में ला दो और ये सारी चीज़ें इसके साथ ला दो, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये डी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ जी एम आ गया। तो टी की वैल्यू आ गई है ट्वाइस पाई स्क्वायर रूट के अंदर डी क्यूब डिवाइडेड बाय 3gm। तो दिख रहा है कुछ ऐसा, ट्वाइस पाई डी क्यूब बाय 3gm, मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन बी, तो चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं क्या होना चाहिए। हाँ सॉरी बी, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, राइट। तो यस 9 का ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। चलिए ये थोड़ा ऑड टाइप का क्वेश्चन था, जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा एक ऐड ऑन हो चुका है। आगे बढ़ते बच्चों, यस क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थोड़ा सा हेवी साइड में चला जाएगा लेकिन इसको दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए ये सारे, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बताया गया है ना कि एक सॉलिड स्फीयर है, जिसका रेडियस आर है और अट्रैक्ट कर रहा है पार्टिकल को जो कि थ्राइस आर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर एंड अप्लाइज अ फोर्स F1। ठीक है, मैं पहले इस पर बात कर लूँगा। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा अपन एग्जैगरेट करा के दिखाते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से बात करते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि ये यहाँ पर इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इससे थ्राइस आर डिस्टेंस पर ये दूसरा पार्टिकल है, राइट। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा जिसको इन्होंने कहा है F1, तो Gm इंटू एम डिवाइडेड बाय दैट थ्राइस आर का स्क्वायर, मतलब आ गया 9r²। इतना तो बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा। अभी कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने क्या किया है ना, स्पेरिकल कैविटी ऑफ r/2 इज मेड, एक कैविटी बना दी। तो पहले तो ये अवेलेबल थी वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर जो कैविटी बनाई है ना, तो पहले तो इसका मास ले लेते हैं हम लोग अलग से। तो इसका मास m' होगा, तो m' कितना होगा, तो ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट था जिसका वॉल्यूम था 4/3 पाई r³ है ना। तो मल्टीप्लाई बाय, अभी मैंने जितना ये बनवा दिया यहाँ पर, तो इसका रेडियस देख लीजिए, क्या इन्होंने बोला r/2, तो ये मतलब इसका रेडियस बन रहा है r/2, तो वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब।
इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे दिख रहा है m बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर बन रहा है 8, तो m बाय 8। मतलब जो कैविटी बन रहा है वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, मतलब कैविटी बना मतलब वहाँ पर तो मास फिजिकली था ना अवेलेबल, तो मास m बाय 8 हम लोग निकालने वाले जो है वो m बाय 8 को निकालने वाले। तो इमेजिन कीजिए कि वो m बाय 8 अगर वहाँ पर होता तो उसने कुछ ना कुछ तो फोर्स दिया होता, राइट। अच्छा, उसको निकाल दिया तो होगा क्या? व्हेन कैविटी इज मेड तो क्या होगा? जो नया फोर्स मिलने वाला है वो ओरिजिनल फोर्स जो बन रहा था उसमें से, ओरिजिनल फोर्स टोटल मास m ने जो क्रिएट किया होगा उसका टोटल फोर्स, उसमें से हमको क्या करना है? उसको इसमें हमको निकाल देना है कि मान लीजिए फिजिकली अगर ये m डैश वहाँ पर होता तो m डैश ने कितना फोर्स m पर दिया होता? तो उसने दिया होता g m डैश इंटू m डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मान के चले तो ओरिजिनली देखिए मैंने ये जो लिया है ये 3r लिया था, बट एक्चुअल में आप देखोगे यहाँ पर तो ये 3r को मैं निकाल देता हूँ अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर तो देखिए ना, ये डिस्टेंस ट्वाइस r है और ये r/2, तो यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस r प्लस r/2 मतलब 5r/2 इसका स्क्वायर। तो F1 कितना था? तो m डिवाइडेड बाय 9r² माइनस m डैश की जगह पर m बाय 8 और ये स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई ये 25r² डिवाइडेड बाई ये 4, तो m डिवाइडेड बाय 9r² माइनस m डिवाइडेड बाय ये 50r² मिल चुका है। कुछ इस तरीके से मुझे F2 मिल गया। तो क्वेश्चन इज अबाउट F1 as to F2। ठीक है, तो F2 पहले निकाल देते हैं। तो कितना बनेगा? ये 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय m बाय r², राइट, m बाय r²। तो मुझे लग रहा है इतना वेस्टेज जा रहा है ना, नहीं करने की ज़रूरत है। कैसे? समझ लो कैसे। तो इसको ऐसा बनवाते हैं कि जैसे m बाय r² को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 50, राइट। और ये फॉर्मूले को थोड़ा देखो आप, तो m डिवाइडेड बाई ये 9 को बाहर निकाल दो तो 9r² और अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 50 बच जाएगा। तो सीधे सीधे ये तो बच्चों F1 हो गया, है ना। तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू 41 बाय 50 मिल चुका है, राइट। तो क्वेश्चन इज अबाउट F1 एज टू F2। तो ये 50 बाय 41 होना चाहिए, 50 बाय 41 होना चाहिए। डी आंसर आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा जगह नहीं बना है, बचा है, तो इसको देख लीजिए ना। F1 इसको इधर लिख देता हूँ। F1 बाय F2 की जगह पर 50 बाय 41 आना चाहिए। तो 50 बाय 41 यहाँ तक यह बन चुका है। ठीक है, चलो बढ़िया है। यहाँ तक तो मतलब ये क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड, और कुछ और क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर करवा के लूँगा। ये बहुत ही सिंपल सा एक सवाल होता है। ए मास m स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट, स्मॉल m एंड m माइनस m, इन दोनों में इसको डिवाइड कर दिया, आर सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस। तो रेशो m बाय m टू मैक्सिमाइज, है ना, मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्ट्स। तो समझ लीजिए अगर ये है m तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा m और बचा हुआ m माइनस m, इन दोनों पार्ट्स में इसको स्प्लिट करा देता हूँ। तो इसमें एक गोल्डन रूल आप समझ लीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मान लीजिए 10 किलोग्राम होता, तो 10 किलोग्राम को मैं किस तरीके से स्प्लिट कराता? तो लाइक दिस इज़ 1 किलोग्राम, तो ये बचा हुआ 9 किलोग्राम होता। अगर ये 2 बनता तो ये 8 बनता, ये 3 होता तो ये 7 होता, ये 4 होता तो ये 6 होता, ये 5 होता तो ये 5 होता, ये 6 होगा तो ये 4, 7 और ये 3, 8 और ये 2, 9 और ये 1। ठीक है, यहाँ तक।
और हमको पता है कि फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस हम लोगों ने फिक्स करा दिया इन दोनों के बीच का, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो अगर मैं इसको m बोल रहा हूँ तो रिमेनिंग m माइनस एम बनने वाला है। तो देखिए इनके मासेस का प्रोडक्ट 9, इनके मासेस का अगर प्रोडक्ट कर दिया है, इनका 24 यहाँ पर, ये 25 और यहाँ पर 24, यहाँ पर अगेन 21, यहाँ पर अगेन 16, यहाँ पर अगेन 9। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। मतलब अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूँ, मतलब अगर 10 किलोग्राम का ब्लॉक है तो अगर m को मैं 5 किलोग्राम कर दूँ तो बचा हुआ भी, जो कि जिसको मैं m माइनस एम बोल रहा हूँ, वो भी 5 किलोग्राम ही होगा, जो कि ओरिजिनली कैपिटल M था 10 किलोग्राम। तो इसके बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया। तो ये गोल्डन रूल क्या है, अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो। सेम अगर चार्ज के बारे में पूछा जाए, चार्ज के बारे में सेम, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरेलल चलता है एक दूसरे को। सेम अगर मैं चार्ज के बारे में बोलूँ तो चार्ज को इक्वली डिवाइड कर दीजिए, दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा इफ डिस्टेंस इज सेम। तो ठीक है, तो रेशो पूछा गया स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m तो मुझे मिल गया 5 किलोग्राम यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल, और कैपिटल M था 10, तो 1/2 ये रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं अगर इसको स्मॉल m बाय कैपिटल लिख दूँ तो 1/2 का ही रेशो बनने वाला है, 1/2 का ही रेशो बनने वाला है, या स्मॉल m इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैपिटल M, राइट। तो ये ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा के लेता हूँ आपसे, और कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 यूनिफॉर्म स्पीयर्स ईच ऑफ हैविंग मास m, रेडियस kept such that each touches the other, find the magnitude of gravitational force on any of the sphere due to two other। किसी एक का स्टडी करना है, चलो इसको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस आर और ट्वाइस आर ही बन रहा है। तो किसी एक पर काम करता हो तो मुझे यहाँ दिखेगा, इसको ये खींचने वाला है विथ फोर्स F, और इसको ये भी खींचने वाला है विथ फोर्स F, क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू G m इंटू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, राइट, ये आ गया फोर्स। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर F और F काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स इस समय आपके लिए शॉर्टकट था ट्वाइस ऑफ F कॉस थीटा बाई 2। अगर दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड वाइज और दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो यस ट्वाइस ऑफ F कॉस थीटा बाई 2, तो F की वैल्यू G m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, और कॉस थीटा बाई 2 कॉस 60 बाई 2 कॉस 30, तो कॉस 30 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए थीटा 60 डिग्री है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। तो ये बच्चों आ गया 2 इंटू G m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर इंटू √3/2। तो 2 को कैंसिल करा दो, आपका आंसर मिल गया √3/4 G m स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एनी ऑफ द स्पीयर 2f cos थीटा बाई 2 f G m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, राइट। तो चलो इस तरीके से इसके आंसर्स आपको निकालते आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। ये एक कोशिश कर लीजिए ना, ये एक होमवर्क की तरह ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ मैं, यस इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ट्राई करना है। अच्छा, ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो काम करता है स्मॉल पार्टिकल पर, स्मॉल मास पर। तो इसमें क्या करना होगा, आपको एक छोटा सा एलिमेंट dm लेना होगा और मान के चलना होगा कि इट इज़ एट डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉल m। तो dm होगा कितना, इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ। ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसका लेंथ ले लेते हैं dx। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का होगा G dm मल्टीप्लाई बाय दैट स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा df, तो G स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर, और dm की वैल्यू में लिख लेता हूँ मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो इंटीग्रेशन L से लेकर, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस है L, इनके बीच का डिस्टेंस है L से लेकर यहाँ पर ट्वाइस L तक करना पड़ेगा। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो G m डिवाइडेड बाय कैपिटल L बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया dx बाय एक्स स्क्वायर,
चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। एफ इक्वल टू जी एम एम बाई एल, इंटीग्रेशन एल टू ट्वाइस एल, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो कितना बनने वाला है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस टू और ये डी एक्स, एल टू ट्वाइस एल डाल देता हूँ मैं, जी एम एम बाई एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस टू एक्स पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई दैट माइनस वन। ठीक है, तो जी एम एम बाई एल, यहाँ पर माइनस साइन मैं बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये वन बाई एक्स, एल टू टू एल, तो कितना आएगा, माइनस जी एम एम बाई एल, वन बाई ट्वाइस एल माइनस वन बाई एल, राइट, ये बन रहा है। तो माइनस जी एम एम बाई एल, तो मैं वन बाई ट्वाइस एल माइनस टू बाई ट्वाइस एल एडजस्टमेंट करवा देता हूँ। फिर फाइनल सॉल्व करने के बाद एफ इक्वल टू जी एम एम बाई एल, तो इसके अंदर देखिए ना, वन माइनस टू माइनस वन बाई ट्वाइस एल, और ये माइनस अंदर डाल दिया मैंने, तो इसमें आ गया वन बाई ट्वाइस एल, तो जी एम एम बाई ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ये आप एक बार कंफर्म करा के ले लो, ठीक है।